गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आप सब सभी को। एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी। ओके। चलिए, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बैंकिंग ज्ञान केंद्र में। बहुत दिनों के बाद मेरा सेशन हुआ है आप लोगों के साथ, तो आज देख लेते हैं कुछ और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं और भी लोगों को ज्वाइन करने देते हैं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। व्हाट इज BUPB? आई नो आप सभी लोग थक गए हैं, बहुत ही ज्यादा आप लोगों का हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बट स्टिल थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो फटाफट से बताएं, BUPB क्या होता है। हु विल टेल मी व्हाट इज BUPB? चलिए, दिस इज बड़ौदा यूपी बैंक, राइट। अब हम देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी क्या है इसमें। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पॉलिसी। आजकल आप सभी को पता है, सभी लोग इससे अवेयर हैं कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसके जहाँ पे फायदे हैं, जहाँ ये हमारा काम आसान करता है, पर वहीं इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि बहुत सारे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, जिससे कि आपके और मेरी तरह जो कॉमन मैन है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें बैंक्स का क्या उन्होंने पॉलिसी निकाली है, जिससे कि कस्टमर्स के लिए भी फायदेमंद रहे और उनका बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें दिया है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने बताया, इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है इस पॉलिसी का। विथ इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, कस्टमर ग्रेवियंसेस रिलेटेड टू अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हैव करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज। Keeping in view the same, the criteria for determining the customer liability in these circumstances has been reviewed by RBI. अब RBI को ये दिखा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शन से, जैसा कि मैंने बताया, हमारा काम आसान तो हो गया है। बहुत जल्दी हम कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हमें बैंक की लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ इसके फायदे हैं वहां नुकसान भी है, क्योंकि इस के तहत बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज और इलीगल अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आरबीआई इस चीज को, इस अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से कस्टमर्स को बचाना चाहते हैं, राइट। तो अब और देखते हैं और आगे क्या लिखा है। ऑल्सो विद द इंक्रीजिंग थ्रस्ट ऑन फाइनेंशियल इंकल्शन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन थ्रू देयर कम्युनिकेशन, DBR number this dated 6 July 2017 issued guidelines to provide protection to customers, to increase safeguard digital transactions and to limit liability of customers in unauthorized electronic banking. अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा, हम जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंड होते जा रहे हैं। तो अब इसमें अगर किसी कस्टमर का नुकसान होता है तो उसमें आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, जैसे कि उसकी जो कस्टमर की लाइबिलिटी है वो एक लिमिटेड रह जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी, अगर कस्टमर को कुछ भी नुकसान हो गया है बिकॉज ऑफ एनी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन, तो वो पूरी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। इस पॉलिसी में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें कस्टमर्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए, this policy provides framework regarding limiting liability of the customer in unauthorized electronic transaction, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। It aims to make customer more confident against the risk regarding electronic transaction frauds and to define clearly the rights and obligation of customers in case of unauthorized transactions.
अब क्या हो गया है, डिजिटलाइजेशन के कारण, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उससे लोग डिजिटलाइजेशन से थोड़ा थोड़ा, जैसे जिसका भी नुकसान होता है, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है, पैसा कहीं गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है या फ्रॉड हो जाता है, तो स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है। जी। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है, प्लीज उसे आगे बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, पहले ही पेज पर रुका हुआ है, ऑब्जेक्टिव पेज। ये ये तो थर्ड उस पे है। यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है वो फर्स्ट पेज ही हो रहा है। अच्छा चलिए रुकिए, मैं फिर से एक बार कर देती हूँ शेयर। अभी है विजिबल? यस मैम। नाउ इज इट विजिबल? सभी को विजिबल है स्लाइड? चलिए ठीक है। आई आई होप सभी को स्लाइड्स विजिबल हैं। अब हम यही देख रहे थे कि इसमें अनऑथराइज, अब जिन लोगों का नुकसान हो जाता है इस डिजिटलाइजेशन के कारण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के कारण, तो वो लोग इससे दूर हटने लगते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या क्या रिस्क कवर करता है बैंक इस केस? अभी भी मैम फर्स्ट पे ही है। क्या प्रॉब्लम है? चलिए अब विजिबल है ये स्लाइड आप लोगों को? स्लाइड सभी को विजिबल है अब? ओके चलिए ग्रेट। ठीक है। अब अभी भी फर्स्ट ही दिखा रहा है? हाँ मैम, फर्स्ट पेज दिख रहा है अभी। अच्छा एक सेकंड ना, सेकंड बस आइटम। एक सेकंड, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अब ठीक है मैम, बढ़ रहा है। हाँ, सही होगा। सेकंड पर है। चलिए अब मेरे ख्याल से स्क्रीन सभी को विजिबल है। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे थे कि
इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स के कारण जो लोग इस चीज को, अभी भी फर्स्ट स्लाइड नहीं, अब मेरे ख्याल से दिख रहा है। ओके। अब इस फ्रॉड्स के कारण, जो डिजिटलाइजेशन के कारण जो हो रहा है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज में प्रॉब्लम होती है, जिनका नुकसान हो जाता है, वो इस चीज से पीछे हटने लगते हैं। तो उसके लिए आरबीआई ने बहुत सारे ऑब्लिगेशंस बनाए हैं। कि कस्टमर्स की इसमें क्या ऑब्लिगेशन होता है, क्या लिमिटेशन होता है, और बाकी बैंक्स का क्या लिमिटेशन होता है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली होती है रिमोट या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस। अभी भी फर्स्ट स्लाइड ही विजिबल है, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है। अच्छा, ओके, अब विजिबल है। ओके, चलिए, ग्रेट। सो अब हम देख रहे थे कि फर्स्ट जो टाइप की डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, फर्स्ट इज रिमोट। रिमोट क्या होता है? ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर फिजिकल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब जिसमें कोई फिजिकल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग, आप कहीं पे भी बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इससे आप कहीं पे भी बैठे बैठे आपका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरे टाइप की होती है फेस टू फेस या फिर प्रॉक्सिमिटी पेमेंट ट्रांजैक्शंस, जिसमें फिजिकल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गया, एटीएम कार्ड्स हो गए, या आपके डेबिट कार्ड्स हो गए, या स्वैप मशीन हो गई, कहीं पे भी आपको जहां पे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उसको कहते हैं फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस बाय कस्टमर्स टू बैंक्स। जिन लोगों को स्लाइड्स विजिबल नहीं है, ये स्लाइड्स आपसे हम शेयर कर देंगे बाद में। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफी बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी तो ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब रिपोर्टिंग ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस बाय कस्टमर्स टू बैंक, जब कस्टमर्स रिपोर्ट करते हैं कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को, जब वो अपने बैंक पे रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है। अब इसमें लिखा है ब्रांचेस मस्ट एंश्योर टू आस्क देयर कस्टमर्स टू मैंडेटरीली रजिस्टर फॉर एसएमएस अलर्ट्स एंड वेरेवर अवेलेबल रजिस्टर फॉर ईमेल अलर्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब ब्रांचेस को इंश्योर करना चाहिए कि उनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे एसएमएस अलर्ट्स और ईमेल अलर्ट्स, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ अपडेटेड रखे बैंक में। जैसे कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जो उनके द्वारा नहीं किया गया है, तो वो उनको उसी समय पता चल जाए, या फिर उसका मैसेज अलर्ट आ जाए या ईमेल अलर्ट आ जाए। The SMS alert shall be mandatorily be sent to the customers when email alerts may be sent wherever registered। मतलब एसएमएस तो जरूरी है बैंक्स को सेंड करना इन केस कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो कस्टमर के द्वारा हो या कस्टमर के द्वारा ना हो, तो भी एसएमएस हमेशा अलर्ट, एसएमएस अलर्ट जो है बैंक के द्वारा भेजा जाना चाहिए। और ईमेल अगर रजिस्टर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है हर कस्टमर का ईमेल आईडी हो, पर एसएमएस अलर्ट तो मैंडेटरी होना चाहिए। The customers must be advised to notify the bank about any unauthorized electronic banking transaction। In case अगर कस्टमर को पता चलता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है उसके पास, या एसएमएस आया है, या उसको पता चलता है उसका बैलेंस कम है, या ईमेल आया है, तो उसको तुरंत अपनी जो ब्रांच है, जो बैंक है, वहां पे उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। Inform this at the earliest after the occurrence of such transaction, and inform that the longer time taken to notify the bank, the higher will be the risk of loss to the bank or the customer। For example, आज किसी का नुकसान हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 या 10,000 का, तो उसी टाइम उसको रिपोर्ट करना चाहिए बैंक को। अगर वो उसमें डिले करता है कि ठीक है मेरे पास वापस आ जाएगा या रिफंड हो जाएगा, तो हो सकता है कल को और भी उसमें ट्रांजैक्शन हो, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि सारा जो भी उनके बैंक में जो भी क्रेडिट अवेलेबल है वो सब कुछ खाली हो जाए,
राइट। तो इसीलिए कस्टमर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए बैंक को नोटिफाई करने। चलिए नेक्स्ट लिखा है इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन बाय ब्रांच फॉर फर्दर फॉलो अप टू बी टेकन ऑन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब कस्टमर की तरफ से तो हो गया कि उन्होंने नोटिफाई कर दिया बैंक को। अब अब ये शिवम जी पूछ रहे हैं कितने मैक्सिमम टाइम में रिपोर्ट करना होगा। आगे इसके बारे में सब कुछ लिखा है कि कितने मिनिमम डेज होते हैं, कितने मैक्सिमम डेज होते हैं जिसमें कस्टमर की लाइबिलिटी डिसाइड होती है। तो अभी आगे देखेंगे शिवम जी। चलिए इमीडिएट, अब कस्टमर की तरफ से उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, उन्होंने बता दिया बैंक को। अब ब्रांच की तरफ से क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं हम। as soon as it comes to the knowledge of the branch, concerned department, or any other officials of the bank through any mode of communication, the branch has to immediately block or deregister the channel from wherever the fraud has happened with the consent of the customer, so that the subsequent fraud attack on particular account can be protected and liability of future fraud after notifying by customer may also be protected। इसका क्या मतलब है, ब्रांच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कहीं से भी अगर पता चला है कि ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो रहा है तो तुरंत उस अकाउंट को स्टॉप करें और उस ट्रांजैक्शन को डीएक्टिवेट करें। फॉर जैसे अगर एक ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक को एश्योर करना चाहिए कि आगे ऐसे फर्दर ट्रांजैक्शंस ना हो, तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस पॉलिसी कवर्स प्रोसीजरल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय बैंक, रीजन एंड हेड ऑफिस इन केस ऑफ फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेसल, फॉलो अप एंड टाइमली रेजोल्यूशन। अब इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती हैं, पूरा प्रोसीजरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि फॉलो होती हैं ब्रांच से, रीजन से या हेड ऑफिस से। इन केस कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और टाइमली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली कैसे इस चीज को रिजॉल्व करना है, ये इसका सारा कुछ इस पॉलिसी में कवर्ड होता है। अब आगे देखते हैं। अब पॉलिसी में लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर, अब कस्टमर की क्या क्या लाइबिलिटी होती है वो आरबीआई ने पूरा फिक्स किया हुआ है। देखते हैं कस्टमर की क्या लाइबिलिटी होती है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले आता है जीरो लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर। जीरो लाइबिलिटी में क्या होता है, कस्टमर शैल बी एंटाइटल्ड टू फुल कॉम्पेंसेशन ऑफ रियल लॉस in the event of contributory fraud, negligence, deficiency on the part of bank, irrespective of whether or not transaction is reported by the customer। For example, कस्टमर की कब लाइबिलिटी नहीं है उस ट्रांजेक्शन को बेयर करने की, कस्टमर की लाइबिलिटी तब नहीं होती है जब कस्टमर ने अपना रोल फुलफिल कर दिया। जैसे हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि कस्टमर को जैसे ही ऐसा कुछ अनऑथराइज्ड या फ्रॉड दिखाई देता है या डिटेक्ट होता है तो उसको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। और एक बार अगर कस्टमर ने इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें हो रही है तो वो कस्टमर की लाइबिलिटी नहीं है, वो किसकी लाइबिलिटी है, वो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि नेग्लिजेंस किसके पार्ट पे, बैंक के पार्ट पे है। ठीक है, तो इस केस में जीरो लाइबिलिटी होती है कस्टमर की। नेक्स्ट देखते हैं। Customer has zero liability in all cases of third party breach where the deficiency lies neither with the bank nor with the customer but lies elsewhere in the system, and the customer notifies the bank within 3 working days or of receiving the communication from the bank regarding the unauthorized transaction। अगर बैंक की भी फॉल्ट नहीं है, कस्टमर की भी नहीं है, थर्ड पार्टी की है, बट अगर कस्टमर ने बैंक को बता दिया है within 3 working days of receiving the communication। शिवम जी अभी पूछ रहे थे कि कितने दिन में इन्फॉर्म करना होता है, तो विद इन 3 डेज आपको इन्फॉर्म करना होता है। और उसके बाद भी अगर बैंक उस पर एक्शन नहीं लेता है तो कस्टमर की अगेन जीरो लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। कस्टमर की कब होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, फर्स्ट इन केसेस वेयर द लॉस इज ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द कस्टमर। अब अगर कस्टमर के पार्ट पे नेग्लिजेंस है, कैसा नेग्लिजेंस है, वेयर ही हैज शेयर्ड द पेमेंट क्रेडेंशियल्स, द कस्टमर विल बेयर द एंटायर लॉस अंटिल ही रिपोर्ट्स द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन टू द बैंक। अब इतनी समझदारी कस्टमर को भी रखनी पड़ेगी कि अपना ओटीपी, जैसे कि आप
हर कोई जानता ही है कि अपने ओटीपी पिन पासवर्ड्स कहीं पे भी शेयर नहीं करने चाहिए। बट अगर फिर भी कस्टमर वो शेयर कर देता है तो वो लाइबिलिटी किसके पार्ट पे होगी? ऑब्वियसली कस्टमर के पार्ट पे होगी। बट उसके बाद अगर वो बैंक को बता देता है तो उसके बाद फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे जाके ऐसी कोई चीजें ना हो। ठीक है, तो इस केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। चलिए, लाइबिलिटी इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस वेयर लाइबिलिटी वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ such transaction lies neither with the bank nor with the customer but lies elsewhere in the system, and there is a delay on part of customer in notifying reporting to the bank beyond 3 working days and less than or equal to 7 working days. अब अगर 3 डेज के अंदर अगर कस्टमर ने बता दिया है तो ठीक है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिजॉल्व करना। बट 3 डेज से अगर ज्यादा हो गए हैं, बिटवीन 3 to 7 डेज है, तो उसमें कुछ लाइबिलिटी कस्टमर की भी होती है। अब इसमें कुछ नॉर्म्स बनाए हैं आरबीआई ने, वो कैसे नॉर्म्स है मैं आपको बता देती हूँ। ये टेबल में सारा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले सेक्शन में है कितना टाइम कस्टमर ले रहा है अपने फ्रॉड जो उसके साथ हुआ है वो बताने के लिए, और सेकंड उसमें दिया हुआ है कस्टमर की लाइबिलिटी कितनी बनती है उसमें। अब देखिए, पहला है विद इन 3 वर्किंग डेज। अगर वो 3 वर्किंग डेज के अंडर अगर कस्टमर रिपोर्ट कर देता है तो अगेन जैसा मैंने बताया था, जीरो लाइबिलिटी होती है। सेकेंड है विद इन 4 to 7 वर्किंग डेज। अगर 4 से 7 वर्किंग डेज के बीच में बताता है तो उसमें क्या होता है, क्या लाइबिलिटी होती है? द ट्रांजैक्शन वैल्यू और द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिलो टेबल 2 विच एवर इज लोअर। अभी हम एक टेबल और है इसके नीचे, वो हम देखेंगे। तो जो भी अमाउंट लोअर होगा वो होगी कस्टमर की लाइबिलिटी इन केस वो 4 से 7 वर्किंग डेज में बैंक को इन्फॉर्म करते हैं। तो अगर बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज है तो 100% कस्टमर की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपके अगर अकाउंट में इतना कुछ फ्रॉड हुआ है और उसके बाद आप 7 दिन तक कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, सो इट इज द कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बियर द लॉस। जो भी लॉस होगा वो कस्टमर बियर करेगा, उसमें बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब टेबल 2 जैसा मैंने बताया था, ये हम देख लेते हैं। जैसे टाइप ऑफ अकाउंट और मैक्सिमम कस्टमर लाइबिलिटी, जैसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो उसमें मैक्सिमम कस्टमर लाइबिलिटी इज 5,000 रुपीज। उसके बाद अगर ऑल अदर सेविंग बैंक अकाउंट्स या फिर गिफ्ट कार्ड्स, करंट और कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ एमएसएमईज, तो उसमें होता है रुपीज 10,000। उसके बाद आता है, अगर हाँ, सेकंड वाले टेबल के सेकंड पार्ट में आप ये भी देख सकते हैं, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद एन एनुअल एवरेज बैलेंस लिमिट अप टू 25 लाख। अगर इस लिमिट तक उसमें है करंट अकाउंट में तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होती है कस्टमर की? 10,000। और इन केस अगर 25 लाख के ऊपर का है ये करंट अकाउंट में जो भी आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो कस्टमर की लाइबिलिटी हो जाती है 25,000। ठीक है, चलिए अब ये हम देख लेते हैं फटाफट। वैसे ये काफी वास्ट टॉपिक है, ये इस सेशन में नहीं, एक सेशन में होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हम एक आध स्लाइड और देख लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ वर्किंग डेज मेंशन्ड शैल बी काउंटेड एज पर द वर्किंग शेड्यूल ऑफ द बेस ब्रांच ऑफ द कस्टमर एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ रिसीविंग द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर के साथ आज कोई फ्रॉड हुआ है तो उसने आज रिपोर्ट किया है बैंक में, तो आज का दिन नहीं काउंट होगा, नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज या 7 वर्किंग डेज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच की जो भी वर्किंग होती है, वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग मेंशन होगा। पर जिस दिन रिपोर्ट किया है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। काफी इंफॉर्मेटिव था, बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने वाला सेशन था, जिसमें कि आप अपने कस्टमर्स को भी अवेयर कर सकते हैं और आप खुद भी अवेयर हो सकते हैं उस चीज में। बाकी आगे बहुत सारी स्लाइड्स और हैं जिसमें हम और भी चीजें देखेंगे कि इस पॉलिसी में और क्या क्या मेंशन होता है जो कि आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में मेंशन किया है। सो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग नेक्स्ट सेशन भी अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये आधा टॉपिक है और इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, तभी आपको सारा कुछ इस पॉलिसी के बारे में क्लियर होगा।
ठीक है, तो अभी के लिए नेक्स्ट सेशन आई थिंक विजय सर का है, सो सर लेंगे सेशन। तो आई होप यहाँ पे सारा कुछ क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इन केस किसी को अगर स्लाइड विजिबल नहीं थी तो फिर हम आपको जो भी मटेरियल है दैट वी विल शेयर यू, मैं विजय सर से बात कर लूंगी। बाकी बहुत नॉर्मल चीजें थी, बहुत इजी चीजें थी, आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, सो अब हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट सेशन आपका जल्द ही स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।